सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जहां पर हम एयरपोर्ट का सीन देख पाते हैं। और जैसा कि अब सियोंग ने देख लिया था कि वो रिक्रूटर आज भी 1 साल बाद में लोगों को रिक्रूट कर रहा है ताकि ये गेम जारी रह सके, तो इसीलिए यहाँ पर सियोंग अपनी बेटी के लिए यूएस की फ्लाइट ना पकड़ करके वापस सियोल में ही रुक जाता है ताकि इन कमीनों का पर्दाफाश कर सके। और फिर सबसे पहले तो जाता है और अपने बॉडी में से वो चिप निकालता है जिसके थ्रू सभी कंपेटिटर्स पर नजर रखी जाती थी। खैर यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी आता है जिसे सियोंग देखता है, तो सियोंग कहता है कि बेटा सॉरी मगर यहाँ से इस वक्त निकल जाओ, मैं कुछ जरूरी काम में व्यस्त हूँ। और यहाँ हम व्यूअर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अब सियोंग ने उन सभी कमीनों से लड़ने के लिए अपनी फिजिक को तैयार कर लिया था। एंड देन यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर चुनहो वो पुलिसमैन जो कि फ्रंटमैन की कैच से भाग गया था, मगर एट द एंड वो फ्रंटमैन उसी का ही भाई निकलता है जो कि इसे शूट कर देता है। मगर अब इस पूरे वाक्य को 3 साल बीत चुके होते हैं और 3 साल बाद वो अगेन ट्रैफिक पुलिस वाली जॉब में लग चुका होता है। अब यहाँ पर आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली जब चुनहो को गोली लगी थी और जब सियोंग ने इस गेम को जीता था, ये थी बात 2021 की। 2022 तक सियोंग ने एक भी वोंग यूज नहीं किया, मगर 2024 आने पर मतलब कि लास्ट के इन 2 सालों में उसने इस पूरे गेम को रुकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, उन सभी कमीनों का ठिकाना ढूंढने की कोशिश करी ताकि ये मौत का खेल रुकवाया जा सके। यानी कि सियोंग के लिए उनको ढूंढने की कोशिश 2 साल से जारी रही, जबकि चुनहो के लिए उन कमीनों को ढूंढने की कोशिश 3 साल से जारी थी। और यहाँ पर वो कुछ पुलिस वालों को भी कहता है कि आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैं एक ऐसे गेम में शामिल था जहाँ पर लोगों को बच्चों के खेल खिलवा करके उन्हें मिलियंस ऑफ बिलियंस वोंग दिए जाते थे। हालांकि खिलवाने वाला ये खेल फ्रंटमैन चुनहो का बड़ा भाई हान ही था, मगर वो अपने भाई की आइडेंटिटी रिवील नहीं करवाना चाहता था। दैट इज वाई वो पुलिस वालों को सिर्फ इस गेम को रुकवाने के बारे में बार बार कहता रहता है। यहाँ दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग को देख पाते हैं। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग सियोंग ने खरीद रखी होती है अपने पर्सनल यूज के लिए, और यहाँ वो अब कुछ लोगों को हायर भी करता है और ये इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे भी करके तुम्हें उस सूट बूट वाले रिक्रूटर को रोकना पड़ेगा जो कि हर झापट के बदले 1 लाख वॉन देता है और इस गेम का टिकट दे डालता है, क्योंकि यहीं से पैसों के लालच के थ्रू लोग उस खेल में खिंचे चले आते हैं। और ये वही टाइम है जब लास्ट टाइम यानी कि 3 साल पहले उस रिक्रूटर ने मुझे भी हायर किया था। तो तुम लोग चाहे जितना पैसा लगे मैं सब कुछ लगा दूंगा, मगर तुम्हें उस रिक्रूटर को रोकना पड़ेगा। तुम्हें जैसे वो मिलता है मुझे आगाह करो, फिर बाद में उनका तो पर्दा मैं फाश करूंगा। और जो इस काम को पहले करेगा उसे मिलेंगे 100 बिलियन वॉन्स। बिलियन जो होता है वो मिलियन से भी ज्यादा होता है, तो 100 बिलियन की बात कर रहा था। इस अमाउंट को सुन करके तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है भाई साहब, हम उठ के 6 बजे तैयार हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर जाकर हर किसी को चेकआउट करना शुरू कर देंगे कि आखिर वो रिक्रूटर है कौन। वहीं कहानी की दूसरी तरफ चुनहो अपने एक साथी जो कि एक एक्स आर्मी सोल्जर था, उसके साथ मिलकर बोट पर पिछले 3 सालों से लगातार उस हिडन आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करता है जहां पर ये सारे के सारे खेल खिलवाए जाते थे। उसने अपने मैप में हर जगह नोटिस भी कर ली थी कि जहां जहां वो जा चुके हैं उन पर क्रॉस लगा करके आगे दूसरे वाले सारे आइलैंड्स को चेकआउट करना। वहीं कहानी गली गुंडों पर शिफ्ट हो जाती है, यानी कि मिस्टर किम पर, जो कि अपने कुछ लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि सूट बूट पहना वाला बंदा जो कि मेट्रो के किसी भी स्टेशन पर मिल सकता है किसी के साथ भी ताकची खेलता हुआ। ताकची एक ऐसा गेम होता है जहां पर कुछ पॉकेट कार्ड्स होते हैं जिन्हें एक के ऊपर दूसरा मार करके पलटना होता है। तो जिसे भी स्टेशन पर ऐसा कोई शख्स दिखे फटाफट से हमें इन्फॉर्म करे, वहां पर जाएं, हर मोमेंट पर अपनी सेल्फी लेते रहें, अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी लोकेशन भी शेयर करते रहें ताकि वो बंदा जल्द से जल्द पकड़ में आ सके। हालांकि बाकी लोग उसका पहले मजाक भी उड़ाते हैं, मगर जब इनाम की रकम 100 बिलियन वॉन्ग सुनते हैं तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं। फिर तो हर कोई उन्हें पकड़ने के लिए उतारू हो जाता है। अब यहाँ वो स्टेशन पर जाते हैं, हर ट्रेन में खोज खबर करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, सूट वूट पहने वाले बंदों के बैग चेक करने लगते हैं, हर जगह पहुंचकर सेल्फीज भी नहीं लगते हैं, घंटों पर घंटे निकलते जाते हैं, मगर यहाँ उस रिक्रूटर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इस बात को सियोंग भी जानता था कि अगर इस साल भी वो लोग उसे पकड़ने में नाकामयाब हो गए तो फिर पूरा 1 साल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि ये गेम सिर्फ 1 हफ्ते तक ही खिलवाई जाती है, वो भी साल में 1 बार। अब जहाँ एक तरफ चुनहो भी बारिश के अंदर उस बोट को लेकर के आइलैंड पर आइलैंड छानता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम उन गुंडों के साथ मिलकर के उस ताकची वाले बंदे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और सडनली उनकी आंख एक बंदे पर पड़ ही जाती है जो कि स्टेशन की दूसरी पार एक बंदे के साथ में ताकची खेल रहा था और चांटों पे चांटे दे करके लाख वॉन्ग दे रहा था। ये फटाफट इन्फॉर्मेशन सियोंग को दी जाती है और सियोंग कहता है कि बस उसका पीछा करना, उसे पकड़ना मत, मैं खुद आकर उससे बात करूंगा क्योंकि मुझे उससे बात करनी है।
देन ये रिक्रूटर एक छोटे से ग्रोसरी शॉप में जाता है और वहां से 100 बन खरीद लेता है, मतलब खाने की काइंड ऑफ ब्रेड समझ लीजिए, मीठी ब्रेड। और फिर एक दूसरी दुकान में जहां पर जुआ वगैरह खेला जाता था वहां से 100 स्क्रैच कार्ड खरीद लेता है। ये दोनों गुंडे उसका पीछा करते रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये बंदा इनका करेगा क्या। वहीं रिक्रूटर पहुंच जाता है एक गार्डन में या फिर एक पार्क में जहां पर कई सारे गरीब लोग बस यूं ही सो रहे थे, जिनका कोई घर बार नहीं था, कोई काम धंधा नहीं था। और फिर उन्हें ये चॉइस दी जाती है, या तो खा लो या खेल लो। तो बहुत सारे लोग जो कि सोचते हैं कि अगर किस्मत आजमाई और अगर सचमुच किस्मत खुल गई तो ऐसा एक बन के पूरे बन की दुकान खरीद सकते हैं। दैट इज वाई लोगों ने खाने को छोड़ करके किस्मत आजमाने के बारे में समझा और सभी लोग उसमें फेल होते गए। जहां पर रिक्रूटर का कहना था कि अब दूसरा मौका लाइफ में नहीं मिलता और जितना खाना यानी कि जितने भी बंस उसके पास में पड़े थे वो उन पर कूद कूद कर पूरे खाने की ऐसी की तैसी कर देता है और कहता भी है कि तुम्हें मैंने मौका दिया था, तुम चाहते तो इस खाने को चूज कर सकते थे, मगर अब इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो तो किस्मत तुम्हें एक मौका और दे सकती है, इस दिए गए कार्ड पर रात को कॉल कर देना। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सियोंग भी उसे पकड़ने के लिए अपनी कार को फुल स्पीड में चला रहा था कि तभी उसका चालान कट जाता है। हालांकि चुनहो जानता था सियोंग को, मगर क्या करे, वो विश्वास किसे दिलाए कि आखिर ये गेम सचमुच एग्जिस्ट किया करते थे। और रोड पर वो इतने बार चालान काट के थक चुका था तो इस बार अपने दोस्त को ही भेज देता है कि जाकर सियोंग का चालान काट देता। अगर इस वक्त चुनहो खुद सियोंग के पास आ जाता तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही मिल करके उस एक रिक्रूटर को पकड़ करके पूरे के पूरे गेम को रुकवा सकते थे, मगर ऐसा नहीं होता। सियोंग का जो बंदा चालान काटने आता है, सियोंग बिना कुछ कहे अपना चालान कटवा कर जल्दी से वहां से निकल पड़ता है। चुनहो को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। वो सोचता है कि आखिर कोई इंसान बिना कुछ कहे इतना बड़ा चालान कटवा करके यूं ही सीधे मुंह निकल कैसे सकता है, इसलिए वो गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों गुंडे उस रिक्रूटर का पीछा करते करते उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो बंदा कोई आम बंदा नहीं था। उसके पास अच्छी खासी फाइटिंग स्किल थी जो कि उन दोनों को कूट पीट कर एक बजा देता है। और जब तक सियोंग उनकी लोकेशन तक पहुंचता तब तक वो रिक्रूटर और उसके दोनों गुंडे उस जगह से गायब हो चुके थे। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर रिक्रूटर अब इन दोनों को पकड़ करके इनके साथ एक गेम खेलता है। इस गेम का नाम था रशियन बुलेट। इसके अंदर होता यह है कि बेसिकली एक बंदूक के अंदर सिर्फ एक बुलेट डाल दी जाती है और उसे घुमा करके किस्मत पर एक एक शॉट रिवील करे जाते हैं। यानी कि अगर बंदूक चली, गोली निकली तो इंसान का काम खत्म, लेकिन अगर वो बच गया देन उसे अगली बार फिर से खेलना पड़ेगा। और अगली बारी आएगी किसकी, इसे भी डिसाइड करने के लिए ये लोग रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। रॉक पेपर सीजर के अंदर 2 उंगलियां मतलब कि सीजर यानी कि कैंची, खुला हाथ यानी कि पेपर और मुट्ठी बंद यानी कि रॉक। खैर अब इस गेम को भी मैं क्या एक्सप्लेन करूं, आप लोग काफी सारे होंगे जो खेलना जानते होंगे, नहीं तो फिर यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिएगा कि रॉक पेपर सीजर खेलते कैसे हैं। और काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, ये लोग खेलते खेलते थक चुके थे और अब बंदूक में सिर्फ लास्ट गोली बची थी जिसके थ्रू ये डिसाइड होने वाला था कि अब कौन मरेगा। तो किम का बॉस सियोक वो गोली अपने मत्थे ले लेता है और यहाँ पर रिक्रूटर उसे जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ चुनहो पहुंच चुका होता है उस कार का एड्रेस निकलवाते हुए, मतलब पूरी घर की डिटेल वगैरह निकलवाते हुए उस बिल्डिंग तक जहां पर सियोंग ने पूरी की पूरी व्यवस्था बैठा रखी थी। और जब चुनहो देखता है कि यहाँ पर उसी रिक्रूटर की फोटो बना रखी है, पूरे के पूरे स्टेशन के मैप लगा रखे हैं, तो वो समझ जाता है कि मेरी तरह कोई और बंदा भी है जो कि इस पूरे स्क्विड गेम को रुकवाने के पीछे लगा हुआ है। और अब जैसा कि उन दोनों गुंडों के पास जो फोन थे उसमें छोटे मोटे ट्रैकर लगे हुए थे, तो उन्हें ट्रैक करता करता सियोंग सीधा उनकी लोकेशन पर पहुंच जाता है जो कि वही बिल्डिंग थी, यानी कि इन्हीं का हेडक्वार्टर। मगर यहाँ इस बार उनके गुंडे नहीं बल्कि वो रिक्रूटर सियोंग का इंतजार कर रहा था और कहता है कि 3 साल बाद मिलने पर कैसा लगता है मेरे दोस्त, क्या तुम फिर से मेरे साथ ताकची खेलना चाहोगे। लेकिन इस बार सियोंग का उससे कहना था कि आखिर तुम क्यों मासूम लोगों की जान पर दाव लगाकर खेलते हो, आखिर क्या मजा आता है तुम्हें। तो इन दोनों के बीच में एक काफी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कस रहे होते हैं। एट द एंड ये लोग एक गेम खेल करके इस पूरी कॉन्वर्सेशन को खत्म करने का डिसाइड करते हैं और इनके बीच में खेल वही जारी होता है, यानी कि रशियन बुलेट। 6 की जगह सिर्फ एक गोली होगी और फिर किस्मत आजमाई जाएगी कि आखिर कौन जीतेगा इस खेल को, वो भी जिंदगी की बाजी लगाकर। तो यहाँ पर किस्मत से सियोंग जीत जाता है और वो बंदा जो कि रूल्स के एकदम वफादार था, हर चीज को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से किया करता था क्योंकि उसके कान में भी चिप लगी हुई थी और वो गद्दारी नहीं कर सकता था, इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग वो खुद ही खुद को गोली मार लेता है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
तो एपिसोड की शुरुआत में हम चुनो को देख पाते हैं जो कि उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां की डिटेल उसने कार के थ्रू निकलवाई थी। अब ये वो बिल्डिंग थी जहां पर सियोंग और रिक्रूटर के बीच में खेल चल रहा था रशियन बुलेट का, जिसके अंदर रिक्रूटर जान से मारा गया था। कि तभी सियोंग को कुछ आवाजें आने लगती है और उन आवाजों का पीछा करते हुए जैसे ही वो एक रूम में पहुंचता है तो वहां पर मिस्टर किम को पाता है नंगी हालत में, वो भी हाथ पैर बंधे हुए। वो कैसे तैसे उन्हें खुलवाता है और पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर पहुंचे कैसे। जहाँ पर मिस्टर किम का बताना था कि इस बंदे ने सबसे पहले तो हमें मारा, उसके बाद में हमारे साथ में भी रशियन बुलेट वाला खेल खेला और मेरी आंखों के सामने मेरे बॉस को ठोक दिया। मैं जब तक उनकी मौत का बदला नहीं लेता तब तक शांत नहीं बैठूंगा। सर, आप जिस खेल का पर्दाफाश करने के लिए दिलो जान से लगे हुए थे, अब आज से मैं भी आपके साथ में हूँ। एंड देन सीन शिफ्ट होता है कहानी की एक और लीड कैरेक्टर सोल्जर 11 पर, जो कि इस वक्त एक कार में सो रही थी। अब यहाँ पर उसकी बैक स्टोरी ये है कि ये नॉर्थ से साउथ जाना चाहती थी मगर खुद तो पहुंच जाती है लेकिन बच्ची पीछे ही छूट जाती है, इसलिए उसकी बच्ची के लिए वो हमेशा तड़पती रहती थी और एक पार्किंग के अंदर सिर्फ एक कार में ही सोया करती थी। पार्किंग वाला उससे कई बार आकर इस जगह से चले जाने के बारे में भी कहता था मगर फिर भी उसकी गरीब हालत और बेचारेपन को देखकर उसे छोड़ दिया करता था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है सियोंग पर, जिसने चुन्हो को अब बंदी बना लिया था और कहता है कि आखिर तुम मेरे पीछे यहाँ तक कैसे आ गए और शायद तक मैं तुम्हें जानता हूँ, हमारी मुलाकात उस खेल में हुई थी, तुम आई थिंक उस खेल के अंदर सोल्जर थे। जहाँ पर चुन्हो भी बताता है कि मैंने आपसे मेरे भाई के बारे में पूछा था क्योंकि 2016 में मेरा भाई इस खेल को खेलने के लिए आया था और तब से लेकर कभी घर ही नहीं लौटा। खैर, मैं भी इस खेल का पर्दाफाश करने और बेगुनाहों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहो तो इस काम में मैं आपका साथ निभा सकता हूँ। जिस पर सियोंग कहता है कि इसमें जान का बहुत खतरा है, पल पल पर मौत लिखी है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से अकेला आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिस पर चुन्हो का कहना था कि देखिए सर, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मगर जितना आप इस काम को आसान समझ रहे हैं उतना ही आसान है नहीं, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे सोल्जर्स हैं जिनके पास में ढेर सारी गन्स हैं। जिसके बाद तो सियोंग उसे अपने रूम में लेकर के आकर ढेर सारा बिस्तर पर पड़ा पैसा दिखाता है और उसके बाद में उन्हें कैसे रूम में लेकर जाता है और बताता है कि मैंने अभी तक पिछले 2 सालों में इतनी गन्स तो इकट्ठा कर ली है, क्या ये उनसे लड़ने के लिए काफी रहेंगी? मगर उन्हें लड़ने के लिए पहले प्रैक्टिस की जरूरत थी। जिनके बाद वो उन्हें एक रूम में ले जाकर के उन गन्स के साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करवाता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही प्यारे गार्डन में जहाँ पर सभी बच्चे काफी सारे गुड्डे गुड़ियाओं के साथ में खेल रहे थे। कि तभी वहाँ पर एक बच्ची जो कि टॉफी की वेट कर रही थी कि उसका नंबर कब आएगा, तभी एक बनी रैबिट आकर के उसे टॉफी दे डालती है। यहाँ हम अगले रूम में देख पाते हैं कि ये जितने भी बनी होते हैं ये भी जॉब करते हैं और गर्मी के अंदर इतना बड़ा मास्क लेकर बैठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अभी बच्ची जो कि वेट कर रही थी अपनी टॉफी की बारी की आने का, तो वो खुश होकर के एक प्यारी सी ड्राइंग उस बनी रैबिट के लिए बनाकर लेकर जाती है। कि तभी पीछे से एक शख्स जो कि बिना मास्क के अंदर आया था, बच्ची को उसे देख करके उसका दिल टूट जाता है। उसे ये लग रहा था कि ये सचमुच बनी, पिगी ये सभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं मगर वो तो एक इंसान था। वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसका फादर उसे वहां से ले जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पर हम सियोंग को देख पाते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड की मॉम के पास आया था उनकी हालत देखने के लिए। अच्छा, अब सीजन 1 के अंदर जो उसका बेस्ट फ्रेंड था अपनी माँ से झूठ बोल करके अमेरिका में जॉब करने के लिए चला गया था। वहीं पर एक लड़की सिबियोक जिसने उसकी जेब काटी थी, ये एक छोटा भाई था उसका, यानी कि जो दोनों प्लेयर्स गेम में बचे थे उन दोनों की ये परिवार वाले थे, यानी कि दादी और पोता। तो यहाँ पर सियोंग ने इन दोनों को मिलवा दिया था और दूर से बस देख रहा था कि इनकी हालत अब कैसे चल रही है। देन वो एक कंसल्टेंसी कंपनी में जाता है, वहाँ के एक पर्सन को बहुत सारा रोकड़ा भी देता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, वो अमेरिका में है, प्लीज मुझे उसका पता निकलवा करके दो। और सियोंग के वहाँ से चले जाने के बाद में सोल्जर 11 भी वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि मेरा बच्चा भी साउथ में रह गया है, मैंने तुम्हें कई बार बोला है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझे बता दो मगर मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। जहाँ पर एक कंसल्टेंसी वाला पर्सन कहता है कि मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं जरूर करूंगा मगर बार बार यहाँ आकर मेरा सर खाना बंद कर दो। देन वो अगेन अपने उसी कार में बैठ करके सो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है चुन्हो पर जो कि आया था इस वक्त अपने भाभी की कब्र पर फूल लगाने के लिए और फिर वो अपनी माँ के साथ बैठ करके आराम से अपना डिनर वगैरह कर रहा था और माँ उसे पूछती है कि क्या तुम हान से मिले, हान को गए हुए काफी टाइम हो चुका है, क्या वो वापस आएगा? अब चुन्हो तो जानता था कि वो इस स्क्विड गेम का फ्रंट मैन बन करके लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, तो वो तो एक बुरी दुनिया में उतर चुका है, इस दुनिया में अब कभी आ नहीं पाएगा। इसलिए वो अपनी माँ को झाड़ देता है और कहता है कि आज के बाद हान का नाम भी मत लेना, वो अब हमारे लिए मर चुका है। क्या उसने इतने सालों में एक बार भी आकर हमारी कभी सुध ली? तो बेहतर रहेगा कि अब आप उसके बारे में बातचीत करना छोड़ दें। वहीं दूसरी तरफ अगेन मेले का सीन दिखाया जाता है मगर इस बार बच्ची को वो बनी रैबिट टॉफी देती ही नहीं है। यही देख पाते हैं
हम कि जो 11 थी उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और रीजन था अगेन स्क्विड गेम को ज्वाइन करना। वहीं हम देख पाते हैं कि छोटी बच्ची जो कि ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थी, उसे टॉफी नहीं मिली, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, उसे हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ गई। उसका बाप जो कि आकर कहता है कि मेरी बच्ची है, इसे प्लीज अभी सन सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए। ये सारा वाकया दूर खड़ी होकर नंबर 11 देख रही थी, जिसे कि उस बच्ची की गिरी लाल टोपी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोंग को देख पाते हैं जो कि उन कमीनों का पर्दाफाश करवाने के लिए अपनी लोकेशन ट्रैक करवाना चाहता था, इसलिए इल्लीगली एक डॉक्टर को अपनी बिल्डिंग में बुलवा करके एक दांत उखड़वा करके एक ट्रैकर दांत में लगवा लेता है, ताकि जब ये लोग उस रिक्रूटर तक पहुंचे और रिक्रूटर उन्हें जहाज में लेकर के उस टापू तक लेकर के जाए तो पीछे से सियोंग की पूरी टीम आकर के उन पर हमला कर दे और इस गेम को रुकवा दे। इसी बीच हम उस छोटी बच्ची की हालत भी देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके इलाज के लिए उसके बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटी का ठीक तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट करवा सके। और अब जाएं एक तरफ अपनी पूरी टीम, फौज, गोली बंदूकें और ढेर सारे रुपयों के साथ में सियोंग तैयार था इन्हीं पैसों से उन कमीनों को खत्म करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बीइंग सोल्जर नंबर 11 भी तैयार थी अब गेम में वापस से आने के लिए। अब जैसा कि इनकी पूरी टीम यानी कि सियोंग और उसके बाकी गुंडे उस सूट बूट पहने वाले रिक्रूटर को ढूंढ ही रहे थे, तो इसलिए वो उसका पीछा करते जाते हैं और एट द एंड उसकी जेब से जो कार्ड मिला था सियोंग को, तो सियोंग उसी पते पर पहुंच जाता है जहां पर फ्रंटमैन के एक आदमी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे एक कार में बिठा लेते हैं जहां पर सियोंग को उससे पूछना था कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। अब बेसिकली इस सीजन 1 के लास्ट एपिसोड यानी कि 9th एपिसोड में बताया गया था कि सियोंग की आंखों पर पट्टी बंधी थी और हान ली उसकी आंखों के सामने ही बैठा था और उसे गेम में जीतने की बधाई दे रहा था, जबकि सियोंग का कहना था कि ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं क्योंकि इन पर उन बाकी 455 लोगों की मौतें लिखी थी। और रही बात मेरी, तो मैं अगेन इस खेल को खेलना चाहूंगा सिर्फ इसे जीतने के लिए नहीं, बल्कि इस बार के जितने भी लोग गए हुए हैं उनकी जानें बचाने के लिए। अब इस बात को सुनकर के फ्रंटमैन खुश हो जाता है और उस महंगी लिमोजीन के अंदर नशे की गैस छोड़ देता है, जिससे कि सियोंग वहीं बेहोश हो जाता है। मगर उसके दांत में जो ट्रैकर लगा हुआ था उसे ट्रैक करते करते उसकी पूरी टीम अब उसके पीछे लग जाती है। और वहीं एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि नंबर 11 अपने 11 वाले कंटेनर के अंदर जाकर के सोल्जर की ड्रेस पहन लेती है, त्रिकोण वाली। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। की शुरुआत में हम मिस्टर किम और जुनहो को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक बोट के अंदर जाकर उस हिडन आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एक बार इन्हें वो आइलैंड मिल जाए तो फिर उन सभी डेथ गेम्स का पर्दाफाश करने में इन्हें बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि इस वक्त उनका सहारा था सांगियून यानी कि सियोंग के दांत में लगा वो ट्रैकर, जिसे ट्रैक करके ये लोग आगे बढ़ने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ सियोंग की आंख खुलती है खेले जाने वाले गेम्स के हॉल में, जहां पर वैसे ही पिछले टाइम वाली ढेर सारे बेड्स लगे हुए थे, उसके कपड़े चेंज हो चुके थे, यानी कि उसे ग्रीन कलर का ट्रैक सूट मिल चुका था, उसके जूते चेंज हो चुके थे और नंबर वही था यानी कि 456, वही नंबर जो कि पिछले वाले सीजन में भी था। जहाँ आते के साथ ही उसकी मुलाकात एक पुजारन से होती है जो कि कहती है कि यहाँ पर आना तुम्हारी इच्छा से नहीं बल्कि किस्मत के थ्रू हुआ है, क्योंकि अभी किस्मत ही तुम्हें तुम्हारे आगे का रास्ता दिखाएगी। एंड देन सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो पिंक कलर के सूट वाले मैनेजर्स होते हैं या फिर सोल्जर्स होते हैं, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं सर्कल यानी कि गोले वाले सोल्जर जिनके मुंह पर राउंड बना हुआ होता है, वो सिर्फ गेम्स खिलवाते हैं और डेड बॉडीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सेकंड नंबर जिनके मुंह पर ट्रायंगल बना होता है यानी कि त्रिकोण, उनका काम होता है स्नाइपिंग का या फिर कहें कि शूटिंग का, या फिर एक तरीके से कहें कि एलिमिनेट हो जाने वाले कंटेस्टेंट को गेम से बाहर निकालने का काम त्रिकोण वालों को दिया जाता है। और थर्ड नंबर पे होते हैं रेक्टेंगल वाले यानी कि चौकड़ी वाले सोल्जर्स, ये होते हैं बेसिकली त्रिकोण वालों के मैनेजर और काइंड ऑफ इंस्ट्रक्टर भी होते हैं गेम्स खिलवाने वालों के लिए भी और खेलने वालों के लिए भी। और फिर जो इन चौकड़ियों को भी कंट्रोल करता होता है वो होता है ब्लैक सूट वाला, और उस जो ब्लैक सूट वाले को कंट्रोल करता होता है वो होता है फ्रंटमैन जिसका ब्लैक मास्क होता है। और जाहिर सी बात है ये जो फ्रंटमैन है ये काम करता है उन अल्ट्रा रिच लोगों के लिए जिनके पास पैसों की
कोई कमी नहीं है। तो ये तो रहे इनकी हायरार्की का एक छोटा सा ब्रीफ। आई होप आपको ये सारे लोग, इनके काम करने के तौर तरीके और इनका डेजिग्नेशन समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ ये लोग जो कह रहे थे कि भाई आप हमें यहाँ पर लाए क्यों हो, खेल क्या खिलवाओगे और जबरदस्ती हमारे कपड़े क्यों बदल दिए, हमें चीप जूते दे दिए। हमारे जूते तो और भी ज्यादा महंगे थे, जहाँ पर इनके मुंह पर तमाचा मारते हुए इनका वीडियो दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि तुम जिस जिंदगी को जीते आए थे, हर किसी के माथे पर 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का कर्जा था, हम तो तुम्हें बस खेल जीत कर पैसा कमाने का एक मौका देना चाहते हैं। इसी बीच में सियोंग बोल पड़ता है कि क्या अगर हम में से कोई भी इस खेल को न खेलना चाहे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ से जाना चाहे, तो क्या बिना खेल खेले हम यहाँ से निकल सकते हैं? जिस पर सोल्जर्स का कहना था कि हाँ ऐसा पॉसिबल तो है, मगर ये सब कुछ एक खेल खेलने के बाद में वोटिंग के थ्रू डिसाइड होगा। तो यहाँ पर सियोंग यानी कि सांग यून ये बात डिसाइड कर चुका था कि अब ये लोग मिलकर के खेल खेलेंगे और वो इनको आगे लीड करेगा और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकेगा बचाएगा। एंड देन वोटिंग के थ्रू ये लोग अपनी जान बचा करके इस मौत के खेल से बाहर निकल पाएंगे। मगर इससे पहले इन सभी से एग्रीमेंट पर साइन करवाया जाता है। एक एक बंदा आता है एग्रीमेंट पर इस खेल को खेलने के लिए साइन करता जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल विद डिफरेंट स्टोरीज भी हमें दिखाई पड़ती है, जिनमें से एक बंदा होता है मेरी तरह यूट्यूबर, मगर उसका चैनल एक्सप्लेनेशन का नहीं होता बल्कि ट्रेडिंग का होता है। चैनल का नाम था MG कॉइन और इस बंदे ने काफी सारे लोगों को एक कॉइन पर इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने उसके बोले गए कॉइन पर पैसा लगाया था वो सभी डूब जाते हैं, जिनमें से एक पर्पल बाल वाला शख्स थैनोस भी होता है। अभी जो थैनोस है ये पेशे से एक रैपर होता है, तो ये बातें हम रैपिंग वगैरह ज्यादा करता था। इसका एक दोस्त भी बन जाता है थुकियोक, और ये जो थुकियोक है ये आगे कितना थूकेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ इस MG कॉइन वाले की भी अलग लाइफस्टाइल चल रही होती है, क्योंकि मार्केट जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। उस वक्त मार्केट का पैसा ऊपर गया होगा तो उसने लोगों को बोल दिया कि इस पर लगा दो, मगर इसमें इस बंदे का खुद का भी लॉस हो चुका था, परिवार इससे टूट चुका था, गर्लफ्रेंड इसे छोड़ करके चली गई थी। मगर किस्मत की बात ये थी कि इस बार इस गेम को खेलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड भी आई थी जो कि प्रेग्नेंट होती है। एंड देन सियोंग यहाँ पर आकर सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हुआ साइन कर डालता है। वहीं दूसरी तरफ जुनहो निकला होता है अपने बोट वाले साथी के साथ में उस हिडन आइलैंड को ढूंढने के लिए, क्योंकि इस बार उसके साथ में मिस्टर किम और एक बड़ी टीम भी थी जो कि हथियारों से लैस थी। यहाँ कहानी वापस से स्क्विड गेम पर शिफ्ट होती है। जैसे कि लास्ट वाले सीजन में हर कंपेटिटर एक एक करके आता है, अपनी फोटो खिंचवाता है, अपना नाम और एज बताता है, तो वैसा ही सब कुछ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी होने लगता है। तो थैनोस जो कि बड़ा रैपर था तो हर कोई उससे सेल्फी खिंचवाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गेम्स के रूल थे कि एक बार में सिर्फ एक ही बंदा फोटो खिंचवाएगा। तो खैर फोटो सेशन खत्म हो जाने के बाद में जब सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी सियोंग को अपना पुराना दोस्त जुंगबे दिखाई पड़ता है। जुंगबे को हमने सीजन 1 के एपिसोड 1 में भी देखा था, जहां पर ये दोनों दोस्त मिलकर के घोड़े की रेस पर पैसा लगाते हैं और जीत भी जाते हैं। तो वही वाला दोस्त इस बार भी कंटिन्यू हो गया है, जहां पर सियोंग का कहना था कि जुंगबे सुनबे तो हमेशा रहेगा मेरे पीछे, वरना हो जाएगी गड़बड़ और तू पहुंच जाएगा ऊपर। क्या बात है यार, मुझे तो राइटर बन जाना चाहिए। खैर स्क्रिप्ट राइटर तो मैं वैसे ही हूँ, अब तो बस डायरेक्टर बनने की चाहत है। तो वेल वापस आते हैं कहानी पर, जहां अब इन्हें बुलाया जाने वाला था पहले खेल के लिए। यानी कि इस आइलैंड के बड़े वाले ऊपर के द्वार खुल चुके थे, जो कैमोफ्लेज कर रखा था पूरे के पूरे जंगल को, वहां से ऊपर की सतह खुल चुकी थी। अंदर के ग्राउंड में ये लोग पहुंच चुके थे एंड पहला गेम था वही पुराना वाला रेड लाइट ग्रीन लाइट। ये खेल है निराला। तो यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर्स आपस में एक साथ दोस्ती करने के बारे में भी सोचते हैं, मगर सियोंग का सिर्फ यही सोचना था कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकूं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो टीम जो कि ट्रैकर को ट्रैक करते करते निकल रही थी, ये लोग तो पता नहीं एक अलग ही आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ एक इंसान फिशिंग कर रहा था। तब जाकर इन्हें मालूम चलता है कि किसी ने यानी कि स्क्विड गेम वालों ने सियोंग के ट्रैकर वाले दांत को निकाल करके कोई फालतू का दांत लगा दिया। यहाँ सियोंग भी जब अपने दांत को चेक करता है कि ये लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो एक नकली दांत लगाया गया था, जिसे देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर शुरुआत होती है इस खूनी खेल की। मगर
और जैसा कि सियोंग चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके, तो वो सबसे आगे आकर के चिल्लाने लगता है कि देखो ये खेल बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो भी इसमें एलिमिनेट हुआ उसे गोली मार दी जाएगी, क्योंकि जो सामने डॉल है उसकी आंखों में मोशन डिटेक्शन सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जो भी हिलता हुआ पकड़ा गया वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए जब भी मैं बोलूँ स्टैचू तो 1 सेकंड के लिए भी मत हिलना। एंड देन गेम की शुरुआत होती है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ये खेल है निराला और अलग अलग जितने भी लोग सियोल से कहीं से भी आए थे वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं, मगर जैसे ही सियोंग कहता है 1 2 3 स्टैचू, हिलना भी मत, तो सभी उसकी बात मानकर चुप हो जाते हैं। और यही सारा दृश्य दूर से बैठ करके फ्रंटमैन यानी कि हान देख रहा था। अब यहाँ पर कुछ देर तक तो सभी लोग उसकी बात मानते हैं, मगर कुछ देर बाद में इन्हीं के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है और जैसे ही अफरा तफरी मचती है कि हिलते हुए कुछ लोग उस डॉल के डिटेक्शन में आ जाते हैं और फिर होना क्या था, दे धड़ाधड़ गोलियां पड़नी शुरू हो जाती है, जिनके अंदर नंबर 11 भी शामिल थी, जो कि रुक ही नहीं रही थी किसी को भी शूट करने से। अब यहाँ पर जो अपना सियोंग था उसने एक स्ट्रेटजी बना रखी थी। वो क्या करता है, आगे बढ़ते वक्त मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि बोलते वक्त उसका मोशन डिटेक्ट ना हो पाए। अब जब लोगों को मालूम चल चुका था कि ये खेल सचमुच खतरनाक है, अपनी पोजीशन से हिल जाने पर सीधा गोली ठोक दी जाती है, तो अब दिल से सियोंग को फॉलो करने लगते हैं। और अब जैसा कि इनकी लिमिट ही सिर्फ 5 मिनट की थी, इन्हें कैसे भी करके 5 मिनट के अंदर डॉल के घूम जाने पर तेज भाग भाग कर उस फाइनल लाइन को पार करना था। तो यहाँ पर सियोंग एक चाल खेलता है। वो क्या करता है, सभी को एक लाइन बनाने के लिए बोल देता है और कहता है कि लंबे लोग आगे रहो, छोटे लोग पीछे रहो, क्योंकि मोशन में जितने कम लोग कैप्चर होंगे उतने ज्यादा लोगों के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अब इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन साला कमीना थैनोस जो कि नशे की गोली खा करके लोगों को धक्के पेल देता है और उसकी इस गलती की वजह से न जाने कितने मासूम लोग मारे जाते हैं, मगर फिर भी ये लोग आगे बढ़ना नहीं रुकते और आगे चलते जाते हैं। हालांकि एक शख्स जो कि चुपचाप खड़ा था, हिल नहीं रहा था, लेकिन पीछे वाले के धक्का दे डालने की वजह से अब वो गेम में डर जाता है और कहता है कि मुझे मारना मत, मैं तो चुपचाप खड़ा था। इसीलिए एक सोल्जर उसकी टांग में गोली मारकर उसे एलिमिनेट कर देता है। अब जहाँ एक तरफ गेम का टाइम लिमिट खत्म होने ही वाला था, तो अब सियोंग ने सोचा कि वो बेचारा कहीं जान से न मारा जाए, इसलिए वो उसे गोद में उठा करके गेम को पार तो करवा देता है। लेकिन कमीनी नंबर 11 जिसका मानना था कि अगर एक बार कोई शख्स एलिमिनेट हो गया तो फिर उसका जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं, इसीलिए वो उसके सर में गोली ठोक देती है। अब जहाँ एक तरफ जुनहो पूरी टीम के साथ में समुद्र के अंदर डोल रहा होता है उस सीक्रेट हिडन आइलैंड को ढूंढने के लिए, वहीं दूसरी तरफ जान बचाकर हॉल में वापस लौटे शख्स जिनकी सबकी फटी हुई थी कि आखिर ये कैसा खेल इन लोगों ने खिलवा दिया। और अब हर कोई ये सोच रहा था कि आगे करेंगे क्या, जिएंगे कैसे, कि इतने में ही सारे सोल्जर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे गेम के रूल्स अब चेंज हो चुके हैं। हर खेल के बाद में एक वोटिंग सेशन होगा। अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ से जाना चाहेंगे तो अभी तक के खेल में जीती गई राशि सभी लोगों में बराबर बांट दी जाएगी। तो टोटल कुल मिलाकर के 456 लोग आए थे, जिनमें से अभी 365 लोग बचे हुए थे। तो जितने भी लोग मरे थे उतना पैसा एक बड़े से पिगी बैंक के अंदर आ जाता है। और अब अगर ज्यादा लोग इस खेल को ना खेलने के लिए वोट कर देते हैं तो जितना भी पैसा उस पिगी बैंक में अभी आया है वो सभी में बराबर बढ़ जाएगा। तो वो हो रहा था कुछ पर पर्सन 20-30 हजार रुपए। तो सभी लोग कहते हैं जान की जोखिम लगा करके सिर्फ 20-30 हजार ही अगर लेने होते तो वो तो मैं घर बैठ कर भी निकाल सकता था, मैं तो इस खेल में और ज्यादा खेल करके जाऊंगा। जबकि सियोंग का बताना था कि ये खेल में पहले खेल चुका हूँ, इसमें मौत का खतरा है। 456 बिलियन वोंग सिर्फ उसी को मिलेंगे जो अकेला बचेगा, यानी कि 455 लोग तो मौत के घाट उतर जाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि इस गेम को अभी के अभी बंद कर दिया जाए। अभी सिर्फ 100 ही लोग मरे हैं, बाद में 400 लोग मर जाएंगे, तो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन आखिर किसको ठहराएगा। जबकि कुछ लोगों का सोचना बिल्कुल उल्टा था। उनका मानना था कि अगर विनर हमारे साथ में तो उसने ये सारे खेल पहले भी खेल रखे होंगे, तो क्यों ना इस बार अगेन किस्मत को आजमाया जाए। देन वोटिंग होती है, कोई एक्स दबाता है यानी कि खेल नहीं खेलना, तो कोई लोग ओ दबाते हैं यानी कि जिनको खेल खेलना है। अब ऐसा करते करते सभी लोगों के वोट्स होने लगते हैं। ये करीब 182 लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लेफ्ट और राइट में, यानी कि दोनों का पलड़ा एकदम बराबर हो जाता है। मगर जब बारी आती है आखिरी शख्स की यानी कि नंबर 1 की, तो वो निकल जाता है मिस्टर हान यानी कि द फ्रंटमैन, जो कि ऑलरेडी इन लोगों के लिए काम करता था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
कि शुरुआत में लास्ट गेम में यानी कि रेड लाइट ग्रीन लाइट में मारे गए लोगों को एक कॉफिन में डालकर जलाने की प्रक्रिया दिखाई जा रही थी, जहां पर हम देख पाते हैं कि ये जो लोग थे यानी कि जो गार्ड्स थे ये क्या करते थे, अधमरे लोगों को निकाल करके अलग साइड में रख दिया करते थे ताकि उनके बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग यानी कि ऑर्गन्स की हेराफेरी करी जा सके। वहीं दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स पर सीन शिफ्ट होता है जहां इन्हें खाने के लिए एक टिफिन और एक पानी की बोतल दी जाती है। अब यहाँ जो उसका फ्रेंड होता है यानी कि जुंगबे, वो उसका पुराना फ्रेंड था, तो ये लोग बातें करने लगते हैं कि तेरे चक्कर में मेरी जॉब चली गई, तेरे चक्कर में मेरी बीवी छोड़कर मुझे चली गई, तेरे चक्कर में मेरा काफी सारा लॉस हुआ और इस बार गेम में भी तू मेरे साथ में है तो लगता है मैं हारूंगा पक्का। जहां पर सियोंग उसे बताते हुए कहता है कि देख भाई, अभी तक जो भी चीजें हुई कम से कम किसी की जान तो नहीं गई, मगर इस बार ये बाजी जान की है। अगर वो लास्ट प्लेयर हमारे हक में होता तो हम ये खेल जीत जाते और अगला खेल खेलने की नौबत नहीं पड़ती, जितना पैसा मिला है सिर्फ वही लेकर के घर चले जाते, मगर अब न जाने कितने लोगों की जाने जाएगी ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर हान बीच में आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, मगर बाहर मेरी एक बीवी है जो कि प्रेग्नेंट है, एक बच्ची को जन्म देने वाली है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसके हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट के लिए भी इलाज की जुगाड़ कर पाऊँ, तो मैंने जो किया सिर्फ अपने परिवार के लिए किया, प्लीज मुझे गलत मत समझना। एंड देन यहाँ पर कहानी को थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स पर थोड़ा प्रकाश डाला गया है, जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर क्वेश्चन पेपर में प्रकाश डाल दिया जाया करता था। तो बेसिकली यहाँ पर एक बच्चा और उसकी मम्मी भी आई होती है, तो बूढ़ी मम्मी की नजर पड़ती है एक ऐसी लड़की पर जो कि इस वक्त करीब 7-8 महीने प्रेग्नेंट होती है। वो उसके पास आकर अपना खाना उसे दे डालती है, मतलब कि एक अंडा होता है। वो कहती है कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए अंडा बहुत अच्छा होता है और इस हालत में तुम न जाने ये खेल कैसे खेलोगी, कैसे आगे सर्वाइव कर पाओगी, मुझे तो बस ये सोच कर ही तुम्हारी चिंता हो रही है। और इतना कहने के बाद में वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब जहाँ एक तरफ सियोंग और हान की बातचीत चल रही थी, जुंगबे भी बैठा होता है, तो एक और शख्स इन्हें ज्वाइन कर लेता है जो कि अपना नाम तेहो बताता है। और बातों ही बातों में इन लोगों को ये भी मालूम चलता है कि तेहो मरीन से है 141 बैच का, जहाँ पर जुंगबे भी अपने हाथ का वही मरीन टैटू दिखा करके कहता है कि मैं भी बैच 53 का हूँ, तुम भी मरीन सोल्जर हो मेरी तरह, हम ये खेल जीत कर रहेंगे। वहीं मियोंग अपना बैठ करके चुपचाप खाना खा रहा था कि थैनोस आकर के उसका खाना उसके मुंह पर दे मारता और कहता है कि आखिर तू खाना क्यों खा रहा है, इतने लोगों का पैसा इतना खाया तूने, क्या तेरा पेट नहीं भरा। अब इन दोनों के बीच में ही फाइट हो जाती है। इस फाइट को रुकवाने के लिए बीच बचाव के लिए हान पहुंच जाता है, जो कि सिर्फ 2 शॉट के अंदर थैनोस का पैनोस निकाल देता है। इसे देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि हान ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया था, क्योंकि सिर्फ एक बंदे को 2 लोग मिलकर के धो रहे थे और उसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा रहा था। दैट इज वाई हान को ऐसा करना पड़ा। वहीं सीन शिफ्ट होता है सोल्जर 11 पर, जिसे बार बार उस बच्ची की यादें आ रही थी कि उसने जॉब छोड़ने के दिन पर बच्ची को टॉफी न दी, इसी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और आज उसका बाप उसे बचाने के लिए इस मौत के खेल में आ गया। तो कहीं ना कहीं अब उससे भी अपने काम पर थोड़ा शक हो जाता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ या फिर नहीं। रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो सियोंग को डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी कि आखिर नेक्स्ट डे ये लोग कैसे अगले खेल को जीतेंगे, क्योंकि अगला खेल डालगुना होने वाला था। डालगुना एक ऐसा गेम था जहाँ पर चाशनी से भरे चपड़े को चाट कर एक डिजाइन बाहर निकालनी थी। लास्ट टाइम तो 4 डिजाइन थी उसके अंदर, एक थी रेक्टेंगल यानी कि चौकड़ी, एक था सर्कल यानी कि गोला, एक था त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल और एक था अम्ब्रेला यानी कि छतरी। और जो छतरी थी वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी, जिसे ना पार करने वाले करीब 40 से 45 लोग मौत के घाट उतर चुके थे। जहाँ पर हान का कहना था कि हाँ मैंने ऐसी किसी गेम के बारे में सुना तो है, मगर जितना तुम इसे खतरनाक बता रहे हो उतना शायद ही है नहीं। वैसे तुम्हारे हिसाब से सबसे इजी शेप कौन सा होगा? जिस पर सियोंग का बताना था कि वो शेप है ट्रायंगल। अगर कैसे भी करके कल जितने ज्यादा लोग ट्रायंगल पर शिफ्ट हो गए तो उनकी जानें बच सकती है। यहाँ रात का हम सीन देख पाते हैं, ये वो गार्ड्स थे जो कि इल्लीगली लोगों के बॉडी ऑर्गन्स ट्रांसफर कर रहे थे, मगर इस बार इन्हें माल बहुत ही कम मिला था क्योंकि बाकी सारा लेट हो जाने की वजह से सड़ चुका था। तो डॉक्टर का कहना था कि क्या तुम इसे जल्दी नहीं ला सकते थे? अगर गोली दिल और सर पर ना लगी होती तो हम इसका दिल और दिमाग दोनों इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये बात ये वाले जो गार्ड्स होते हैं ये अपने ऊपर वाले सीनियर तक पहुंचा देते हैं कि नंबर 11 ने एक ऐसे शख्स को मार दिया जिसके आराम से बॉडी पार्ट्स निकालवा कर हम आराम से पैसा कमा सकते थे। अब इस बॉस को आ जाता है गुस्सा, तो वो एक एक्शन लेने के बारे में इन लोगों को बोल डालता है। अब जब सारे लोग यानी कि जो कंपेटिटर्स थे अपनी जगह पे जब सो जाते हैं, सोल्जर्स भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तो नंबर 11 को ये ब्लैक मैनेजर अपने ऑफिस में बुलवाता है। यहाँ आने के बाद में उसे खूब डांट फटकार लगाई जाती है और ये बताया जाता है कि जब तुम आज से 6 साल पहले एक फौज में थी, तुम्हें काफी
सारी गोलियां पड़ी थी, तुम मरने की हालत में थी और बिस्तर पर पड़ी थी, तब मैंने तुम्हारी जान बचाई और हम दोनों ने मिलकर ये वादा किया था कि हम उस कचरे को इस दुनिया से हटा देंगे जो कि इस दुनिया में जीने लायक नहीं है। अब आखिर इस कचरे से अगर कुछ लोगों को फायदा होता भी है तो तुम इसके बीच में क्यों आ रही हो? जहाँ पर नंबर 11 का कहना था कि देखिए सर, गेम के रूल साफ हैं, हमें बस रूल को फॉलो करना है। अगर कोई एलिमिनेट हो गया तो इसका मतलब वो हमेशा के लिए जान से जाएगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं तो मैं कल निकल जाऊंगी। बाकी अगर मुझे यहाँ रखते हो तो मेरे काम में टांग मत अड़ाना। ये गुस्से में धमकी देकर वो वहाँ से निकल जाती है। मीनवाइल जुनहो पहुंचा होता है अपने सीनियर्स के पास उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि देखिए सर, जिस खेल के बारे में मैं आपसे पिछले 3 साल से जिक्र कर रहा था कि मौत का खेल सचमुच है, बड़े अल्ट्रा रिच लोग इस खेल को खिलवाते हैं जिसके अंदर कई सारे मासूम लोगों की जानें चली जाती है। आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मुझे तो अब उनमें से एक शख्स मिल भी चुका है जो कि ऑलरेडी इस खेल के अंदर जा चुका है। जहाँ पर कमिश्नर का कहना था कि हमेशा पुलिस सबूत मांगती है, बिना सबूत के कोई भी एक्शन लेना उनकी जॉब पर आ सकता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं। मीनवाइल यहाँ कैप्टन और मिस्टर किम के बीच में बातचीत हो रही थी, जहाँ पर इन दोनों को ही पहले ये लगता था कि मौत का खेल सचमुच ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जहाँ पर जीतने पर 456 बिलियन वॉन मिलते हो। ऐसा तो कौन ही पागल होगा जो कि किसी शख्स को इतना पैसा दे डालेगा। ये पैसा इतना होता है जितना कि एक पूरा कमरा भर जाए। जिस पर मिस्टर किम का बताना था कि पहले तो मैं भी ये सोचता था कि ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन उस दिन जब कमरे में मैंने ढेर सारा पैसा देखा तब जाकर मेरे होश उड़ गए और मुझे लगा कि हाँ, ये खेल सचमुच होता है। और वैसे तुम भी तो कई टाइम से मिस्टर जुनहो के साथ में घूम रहे हो, वो भी तो ऐसे ही एक आइलैंड की तलाश में थे, जहाँ पर अब इनको सचमुच यकीन होने लगता है कि मौत के खेल सच में होते हैं। और अब वक्त आ चला था डालगोना खेल का। जैसा कि सियोंग को मालूम था कि ट्रायंगल ही सबसे इजी शेप होता है, तो वो आगे जाकर के ट्रायंगल उठाता है, मगर उसे देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि ये तो सबसे टफेस्ट ट्रायंगल था और सारे लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुमने तो हमें मरवा ही डाला। मगर ये तो सिर्फ एक सपना था सियोंग का और वो डर चुका था कि आखिर नेक्स्ट डे होगा क्या। वहीं मियोंग के पास में नुएल पहुंची होती है जो कि पेट से प्रेग्नेंट थी और उसका बताना था कि अगर तुमने मेरे साथ गलत ना किया होता तो आज मैं इस हालत में ना होती। जहाँ पर मियोंग का नुएल से कहना था कि देखो, उस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा हाइप पर था, मुझे लगा था कि हम अच्छा खासा पैसा निकाल लेंगे, मगर एकदम से मार्केट गिर गया और सबका नुकसान हो गया। मैं जानता हूँ कि उसमें तुम्हारा भी पैसा लगा था, लेकिन अगर इस खेल को खेलकर हम यहाँ से निकल पाए तो हमारे साथ ढेर सारा पैसा होगा जिससे हम एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना होगा। मगर नुएल उस पर इस बार विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। और अब बारी आने वाली थी अगले दिन के खेलों की, जिसे खेलने से पहले ही थैनोस एक गोली चाट लेता है। और वैसे तो 3 साल पिछले खिलाए जाने वाले खेलों के अकॉर्डिंग इस बार तो डालगोना गेम आने वाला था, मगर जैसे ही लोग यहाँ एंट्री करते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सियोंग को लग रहा था कि जो खेल हमने खेले थे तो इस बार मैं वही खेल लोगों से जितवा कर गेम में काफी सारे लोगों की जान बचा लूंगा, मगर इस बार तो ये खेल बदल गए थे। यहाँ पर इस वक्त 2 राउंड्स होते हैं, यानी कि 2 गोले बने हुए होते हैं। आधे आधे लोगों को इनके अंदर बांट दिया जाता है, वो भी 5-5 की टीम बनवाकर, और फिर इन सभी को 5 खेल खेलने होते हैं जिनकी टाइम लिमिट रहेगी सिर्फ 5 मिनट। पहले नंबर का खेल था ताकची। ताकची के अंदर वही छोटे से कार्ड पॉकेट को जोर से वार करके पलटना होता था। दूसरे नंबर पर खेल था फ्लाइंग स्टोन, जिसे कि सतोलिया भी कहा जाता है। खैर, मैंने तो बचपन में खूब बार सतोलिया खेला है, आपने कितनी बार खेला है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड नंबर पर खेल का नाम था कोंगी, जिसे कि अपन इंडियन बच्चे अक्कन बक्कन जोग जक्कन के नाम से भी जानते हैं। खैर, जेनजी को तो ये घंटा पता होगा, मगर जो मिलीनियल्स इन बातों को सुनेंगे वो पक्का मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने भी बचपन में अक्कन बक्कन जोग जक्कन जरूर खेला होगा। फिर चौथे नंबर पर था लट्टू, जिसे कि मिलीनियल्स ने तो क्या जेनजी ने भी काफी बार खेला होगा। और 5वें नंबर पर खेल का नाम था छेगी। इस छेगी खेल में होता यह है कि एक प्लास्टिक वाली कॉक होती है जिसे बैडमिंटन से नहीं बल्कि सिर्फ पैरों से उछाला जाता है। 5 बार उसे उछालना था। तो हालांकि ये खेल दिखने में तो बच्चों वाले खेल दिख रहे थे, मगर खेलते वक्त इनकी जो गांडें फटी थी, लिटरली अगर आप भी इस खेल में होते तो आपकी भी फट जाती। अब यहाँ पर एक एक करके सभी की बारी आती जाती है, हर कोई अपना परफॉर्मेंस देने लगता है। कभी कोई फ्लाइंग स्टोन यानी कि सतोलिये में अटक जाता है, तो कभी कोई लट्टू में अटक जाता है, तो कभी कोई कोंगी यानी कि अक्कन बक्कन जोग जक्कन ठीक से नहीं खेल पाता। तो ऐसा करते करते यहाँ पर हर किसी की बारी आती जाती है और जो लोग नाकामयाब होते जाते हैं वो लोग सारे एलिमिनेट होते जाते हैं। यहाँ पर हम थैनोस को भी देख पाते हैं जो कि अपनी नशे की गोली दबा करके एकदम फ्री माइंड होकर के खेल को खेलने वाला था। उसका दोस्त थुकबे आकर के बोलता है, भाई थोड़ा मेरे मुंह में भी गोली डाल दे, मैं भी इस खेल को जीतना चाहता हूँ। तो थैनोस उसकी मदद कर देता है। अब यहाँ से ये खेल आगे बढ़ने लगते हैं। जो भी लोग ठीक से नहीं खेल पाते वो आउट होते जाते हैं। एंड के अंदर एक ऐसी टीम बनती है जिनमें वही माँ बेटे
और एक ट्रांसजेंडर भी थी। तो इन लोगों का काम था कैसे भी करके सबसे पहले तो सीक्वेंस वाइज चलना, क्योंकि इनके पैर बंधे हुए थे और बंधे हुए पैरों में ही इन्हें आगे चलना था और ये खेल इनके लिए आसान नहीं होने वाला था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। की शुरुआत में वही पांचों गेम खेलवाए जाने वाले थे जो कि होते तो बचपन वाले थे, मगर इन्हें हार जाने पर थी डायरेक्टली सजाए मौत। जहां शुरुआत में एक लड़की ताकची को पलटने की कोशिश करती है, मगर वो जो ट्रांसजेंडर थी वो उसे कहती है कि इसे उल्टी तरफ से मारो, और ऐसा करने पर इनके खेल का पहला पड़ाव कंप्लीट हो जाता है। सेकंड गेम था फ्लाइंग स्टोन वाला, या फिर कहें कि सतोलिया, जिसके अंदर माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा इस पत्थर को इस तरीके से मार जैसे तू ये पत्थर अपने उस लेनदार को मार रहा है जो कि तुझसे पैसा लेता रहता है, हर बार मांगता रहता है। एंड देन वो उस पत्थर को बहुत ही ज्यादा खींच कर मारता है और इनका ये पड़ाव भी पार हो जाता है। थर्ड नंबर पर था कोंगी, यानी कि अक्कन बक्कन जोग जक्कन। तो बेसिकली यहाँ पर इन पांचों गोटियों को उठा करके खेलना था। नंबर 1 पर एक बार में एक गोटी, फिर दूसरी बार में दो एक साथ, फिर तीसरी बार में 3 एक साथ, चौथी बार में 4 अकेली 5 अलग, और 5वीं बार में पांचों की पांचों एक साथ आनी चाहिए थी। मगर आंटी जी बहुत ही ज्यादा हेजिटेट हो चुकी थी, पीछे से वो पुजारन बार बार उन्हें गालियां देती जा रही थी। तो यहाँ पर फौजन यानी कि वो फौजी ट्रांसजेंडर उसे चुप करवा देती है और बोलती है कि चुपचाप रहो, आंटी जी को खेलने दो। अब यहाँ पर बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ इस तरीके से याद करो जैसे पिताजी ने अपनी दूसरी वाइफ को घर में जगह दे दी थी और आप बाल उसके नोचना चाहती थी, तो वैसे ही आंटी जी भी करती है। और यहाँ पर इनकी एक कोंगी का गेम भी कंप्लीट हो जाता है और अब बारी आती है लट्टू को घुमाने की। तो बेसिकली यहाँ पर जो लट्टू होता है उस पर एक रस्सी बांधनी होती है, तभी जाकर के लट्टू घूमता है। मगर पुजारन जो थी वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, काइंड ऑफ पैनिक कर जाती है और बार बार लट्टू की रस्सी उससे छोड़ती जाती है और वो मन ही मन कहने लगती है कि दोनों जहानों के खुदा हमसे रूठ चुके हैं, अब तो बस मौत की बारी है। कि तभी फौजन यानी कि ट्रांसजेंडर को आ जाता है गुस्सा, और खींच के उसमें 2 लपाड़े झड़ती है और कहती है कि अगर तूने ये लट्टू नहीं घुमाया तो इन लोगों से पहले तो मैं तुझे मार दूंगी, अब चल घुमा यहाँ से। एंड देन वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसे घुमाती है और लट्टू वाला गेम भी ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद में इन्हें गेम खेलना था छेगी। छेगी ये वो गेम था, चाइनीज गेम, जहाँ पर काइंड ऑफ कॉक को 5 बार लात से उछालना था। क्या बात है, मेरी हिंदी धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। तो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, तो यहाँ पर वो क्या करती है कि बोलती है लोगों आप देखो पीछे की साइड में, और जो उनके 4 प्लेयर होते हैं उनको भी मुंह घुमा देने के बारे में कहती है और फिर अपनी टांग से उछाल उछाल कर फाइनली इस छेगी की गेम को जीत जाती है। और अब तो उन्हें देख करके बाकी के लोगों में भी जोश आ चुका था, तो हर कोई अब अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ में 1 2 1 ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाता है। हालांकि जो लोग ये 5 खेल खेलने में कामयाब हो जाते हैं वो अपनी जान को भी बचा लेते हैं, मगर जो लोग टाइम पर इन खेलों को नहीं खेल पाते या फिर इनका टाइम एक्सीड हो जाता है तो सोल्जर्स आकर इनको ही फायर कर देते हैं, मतलब कि लाइफ से ही फायर हो जाते हैं ये लोग। वैले गेम थे तो सारे के सारे बच्चों के, मगर खेलने वाले जो ये बड़े थे, कभी तो इनके हाथ में गोटियां थी और कभी गले में गोटियां, क्योंकि हर वक्त जान का खतरा इन्हें सता रहा था। और अब ऐसा करते करते ऑलमोस्ट सारे लोग उस कंप्लीट मतलब खेल को कर लेते हैं और एंड में सिर्फ 2 ही टीम्स बचती है। एक वो टीम थी यानी कि अपने सियोंग वाली, और वही एक कोई रैंडम टीम थी। जब बारी सियोंग की टीम की आती है तो जुंगबे कहता है कि क्या हुआ, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें देखने के लिए तो पब्लिक ही नहीं बची, तो तालियां कौन बचाएगा। मगर हान उसे कहता है कि पहले गेम तो जीत लो, देन इसके बाद में हर एक की बारी आती जाती है। सबसे पहले तो वो प्रेग्नेंट लड़की ताकची में एक ही बार के अंदर उसे कंप्लीट कर लेती है। फिर बारी आती है चुंगबे की, जो कि फ्लाइंग स्टोन में बस एक ही बार पत्थर को मार कर ये खेल को जीत जाता है। तीसरी बारी थी कोंगी की, जहां पर तेहो आगे बढ़ता है और बचपन में 4 बहनों की घर में होने की वजह से वो घर में सिर्फ कोंगी ही खेला करता था, इसलिए वो भी इस कोंगी में पलक झपकते ही जीत जाता है। अब बारी आती है लट्टू को फिराने की, मगर यहाँ हान कर जाता है गड़बड़। 2 बार इस तरीके से लट्टू को फेंकता है जैसे मानो उसे ये खेल आता ही ना हो, मगर ये सभी बारी बारी से उसे विश्वास दिलाते हैं, उसके पैनिक मोड को खत्म करते हैं कि तुम ये खेल खेल सकते हो। देन एट द एंड हान लास्ट के सिर्फ 10 सेकंड के अंदर उस लट्टू वाले गेम को जीत जाता है। अब जो 10 सेकंड बचे थे उनके अंदर 5 सेकंड में तो पहले उन छेगी वाले गेम के 5 किक्स को भी कंप्लीट करना था और आगे बढ़ करके विनिंग लाइन को भी क्रॉस करना था। तो यहाँ पर इन 10 सेकंड्स में बहुत ज्यादा माहौल गर्म हो चुका था। सियोंग ने छेगी को हाथ में उठा लिया था और 1 2 3 4 किक्स तक मार लिए थे, मगर लास्ट किक उसकी वेस्ट होने वाली थी, वो जमीन पर गिरने वाला था कि तभी हान अपना पैर आगे बढ़ा करके
करके उस छेगी की गेम को इन सभी टीम वालों को जितवा देता है और फाइनली ये लोग भी बच बचाकर इस गेम को जीत करके टीम में वापस आ जाते हैं। हालांकि कुछ बड़ाओ और थैनोस और बाकी के लोग जो कि इस गेम को जीत करके उस ग्राउंड में या फिर कहें कि बेड्स के पास बैठे हुए थे, उनका मानना था कि यार ये लोग बच करके क्यों आ गए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बचेंगे इनाम की रकम उतनी कम ही मिलेगी, जितने ज्यादा मरेंगे इनाम की रकम बढ़ती जाएगी। हालांकि यहाँ जितने भी बुरे लोग थे वो सिर्फ बुरा बुरा ही सोच रहे थे क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था, मगर यहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे जैसे कि वो आंटी जी जो कि उस प्रेग्नेंट लेडी के पास में आकर उसे सहारा देती है। कुछ और भी फैमिलीज थी जो कि यहाँ पर अब इस पैसे को ना लेकर के सिर्फ अपनी जान को बचाकर यहाँ से निकलना चाहते थे, तो एक तरीके से इन सभी ने अपनी टीम अप कर लिया था। वहीं इस दूसरे गेम के अंत में जब सभी सोल्जर्स भी अपने रूम में जाने लगते हैं तो नंबर 11 का दरवाजा बंद होने से पहले 2 अलग सोल्जर्स उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसे डराते हैं, धमकाते हैं, उसे मारने की धमकी भी देते हैं कि आखिर तो हमारे बिछाए हुए जाल के अंदर कीड़े क्यों कर रही है, जब तुझे पता था कि वो अधमरा शख्स है, बाद में हम उसका दिमाग यूज कर सकते थे, उसका दिल, उसकी आंखें, उसके किडनी और भी ऑर्गन्स का यूज किया जा सकता था, क्योंकि सिर्फ टांग पर गोली लगी थी, तो आखिर तूने उसके सर और दिल में मारकर उसे पूरी तरीके से वेस्ट क्यों करवा दिया। जिस पर नंबर 11 का कहना था कि मैं तुम्हारी शिकायत ऊपर हेड से करूंगी, जिन पर उन दोनों सोल्जर्स का कहना था कि हमें उस हेड ने ही तो भेजा है तेरी खबर लेने के लिए, अगर नेक्स्ट टाइम से तूने किसी और के ऑर्गन्स को खराब करा तो याद रख लेना वो रात तेरी आखिरी रात होगी, तुझे तो मैं जला करके फेंक दूंगा कॉफिन में, मगर तेरी लेने के बाद। अब यहाँ पर किस लेन देन की बातचीत चल रही थी, खैर होशियार को इशारा काफी है। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, एक तरफ जहाँ ये बाकी बचे हुए लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वोटिंग के दौरान इस अगले गेम को न खेल कर वहाँ से बाहर निकल जाने के बारे में सोच रहे थे कि तभी वहाँ पहुंच जाते हैं सभी सोल्जर्स और कहते हैं कि पिछले गेम में जितने भी लोग मरे हैं तो अब उनकी पार्टी का पैसा आपको मिलने जाने वाला है। हालांकि जिन लोगों ने पहले भी इस गेम को एक्स यानी कि न खेलने के सपोर्ट में वोट किया था वो इस बार भी पूरे गेम्स को बंद करवा देना चाहते थे, मगर कुछ लोग जिन्होंने पहले ओ दबाया था वो अगेन इस खेल को खेलना जारी रखना चाहते थे। एंड द रीजन बीइंग इज दैट उनके सर पर पड़ा हुआ कर्जा इतना ज्यादा था कि ये बाकी बचा पैसा भी अगर वो ले जाएं तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज ही चूकता हो पाएगा। धीरे धीरे वोटिंग बढ़ती जाती है, सभी लोग अपने अपने इच्छा अनुसार वोट करते जाते हैं। जिन्हें और पैसा कमाना था वो ओ पर वोट करते हैं, मगर जो ये खेल छोड़कर जाना चाहते थे वो एक्स पर वोट करते जाते हैं। मगर खेल को आगे खेलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, दैट इज वाई अगला खेल भी इन्हें खेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद इन्हें खाना दिया जाता है, मगर पिछले एक दिन के मुकाबले बहुत ही कम। जहां लास्ट टाइम इन्हें एक पूरा टिफिन दिया गया था, वहीं इस बार इन्हें सिर्फ एक बन और एक छोटे से दूध का पैकेट दे दिया जाता है। अब यहाँ ये जो 5 दोस्तों की टीम थी, इनमें से जुंगबे भी एक ऐसा शख्स था जिसने खेल को खेलने के पक्ष के अंदर वोट दिया था, तो सभी लोग उसे गालियां दे रहे थे और बोल रहे थे कि अगर तुम अपना वोट ना खेलने के पक्ष में डालते तो कम से कम बाकी सारे लोग यहाँ से निकल तो सकते थे, उनकी जानें तो बच सकती थी, क्योंकि बाहर उनका एक परिवार है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का दादा उनका इंतजार कर रहा था। जिस पर जुंगबे कहता है कि हालांकि मैं पैसों के लिए मर रहा था, मैं जानता हूँ मेरे सर पर बहुत कर्जा है, लेकिन सिर्फ मेरे एक के पक्ष में वोट देने से हो ही क्या जाता, क्योंकि कहाँ 130 और कहाँ 109, पूरे 21 लोगों का फर्क था। जिसके बाद इस बात को समझते हुए सभी लोग शांत होते हैं, खाना पीना ठीक से खाते हैं। इन बिटवीन हमें उस ट्रांसजेंडर और आंटी जी के बीच की कॉन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है, जहाँ पर आंटी जी पूछती है कि बेटा खेल खेलते वक्त, मतलब जब तुम छेगी खेल रही थी तो तुमने हम सबको मुड़ने के लिए क्यों कह दिया। जहाँ पर ट्रांसजेंडर बताता है कि देखिए बात ऐसी है कि अभी तक मेरी सर्जरी नहीं हुई है, तो अगर उछलेगा तो दिखेगा। अब यहाँ पर क्या उछलने और क्या दिखने की बातचीत हो रही है वो समझदार को इशारा काफी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट कुछ ऐसे मेरे थंबनेल्स थे जिनके अंदर सिर्फ एक वर्ड लिख देने की वजह से वो वीडियो लिमिटेड हो चुके थे। यूट्यूब की लैंग्वेज में लिमिटेड डॉलर मिलना यानी कि उस वीडियो की ऐसी तैसी हो जाना, दैट इज वाई मैं यहाँ पर बार बार समझदारों को समझदारी के इशारे के बारे में इशारे दे रहा हूँ। एंड आई होप कि आप अच्छे और भले लोग इन बातों को समझ पाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, तो सभी लोगों के बीच में तनाव की घड़ी मौजूद थी। इनफैक्ट वो जो थानोस यानी कि अपना रैपर भाई था, उसने मियाओं को पकड़ करके धमकी दे डाली थी कि देख जब तक तू यहाँ पर है तुझे सारे के सारे खेल खेलने पड़ेंगे, तुझे मेरा कर्जा चुकता करना पड़ेगा। जिस पर मियाओं कहता है कि साले अगर मैं सारे खेल जीत गया यानी कि लास्ट में 456वें नंबर पे बचा तो इसका मतलब तू तो लुढ़क गया होगा, तो पैसा क्या तेरी कब्र में डालूंगा। तो खैर यहाँ पर इनके बीच में अच्छी खासी फाइट हो जाती है, मगर इस वक्त तक हान आ चुका था और उससे डर करके थानोस पीछे हट जाता है। यहाँ ये जब लोग हॉल में आ चुके होते हैं तो
सियोंग का इन सभी से कहना था कि आज रात कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जिन लोगों को कम खाना दिया गया वो ऑलरेडी उग्र हो चुके, यानी कि उनके अंदर गुस्सा भर चुका था। पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, खाना भी नहीं मिल रहा है, टेंशन भी हो रही है, लोग गालियां भी दे रहे हैं, तो इसीलिए रात को झगड़े हो सकते हैं, तो हमें क्यों ना पलंग के नीचे आकर के घुस के सो जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी बात मानते हुए बाकी सभी लोग एक एक करके नीचे आने लग जाते हैं और 2-2 घंटे का पहरा देने के बारे में सोचते हैं। मगर तभी रात को बुड्ढी आंटी को टॉयलेट लगता है, तो वो जाकर के, और उसके साथ में वो प्रेग्नेंट लेडी भी थी, लेडी तो क्या कहेंगे, बच्ची कहेंगे, तो ये दोनों ही जाकर सोल्जर को कहते हैं कि प्लीज हमारा दरवाजा खोल दो, हमें वॉशरूम जाना है। मगर स्क्विड गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग रात को किसी को भी हॉल से बाहर निकलना मना था, तो ये लोग उसे मना कर देते हैं। मगर आंटी मानती नहीं है और कहती है कि बेटा अगर तेरी भी माँ होती, अगर उसे सूसू जाना होता तो क्या सरेआम लोगों के बीच में वो बेइज्जत हो जाती, तो कम से कम कुछ तो सोचो, मास्क के पीछे तुम भी तो एक इंसान ही हो। तो ये बात सोल्जर को समझ में आती है एंड वो उसे टॉयलेट में जाने देते हैं। इन बिटवीन यहाँ पर जुंगबे, सियोंग ये सभी एक एक करके पहरेदारी करना शुरू रखते हैं। हालांकि इनके बीच में उस फैक्ट्री की बातचीत भी चलती है जहाँ पर ये जॉब किया करते थे। हड़ताल के टाइम पर ज्यादा सैलरी बढ़ाने के लिए ये लोग बैठ गए थे, तो वो कॉन्वर्सेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको एड ऑन नहीं करते हैं, सीधा मेन स्टोरी पर फोकस करते हैं। तो बेसिकली वो जो प्रेग्नेंट लड़की थी वो रोने लगती है, तो आंटी जी उसके बाथरूम में आकर उसे चुप करवाती है और सहारा देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े या कुछ दर्द वगैरह हो तो मुझे बताना, मैंने अपने मोहल्ले में कई सारी लड़कियों की डिलीवरी करवाई है, मैं यहीं पर हूँ और हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगी। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जुनहो पहुंच चुका होता है टीम के साथ में अगेन बोट पर, और इस बार इनके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-2 बोट्स थी जो कि उस हिडन आइलैंड को ढूंढने के लिए काफी थी। और अब रात को पूरी तरीके से पहरेदारी दे लेने के बाद में दिन था अगली गेम का, जहाँ एक तरफ सारे के सारे सोल्जर्स तैनात हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी कंटेस्टेंट को लाया जाता है इनकी तीसरी गेम के लिए। इस गेम का नाम था मिंगल। ये मिंगल एक ऐसा गेम था जहाँ पर चक्रे में घोड़े लगाए हुए थे। खैर ऐसा खेल तो मैंने खाली मेलों में ही देखा था जहाँ पर बच्चे घोड़ों पर बैठ करके झूला झूला करते थे, और अब इन सभी लोगों को उस घेरे के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाता है और घेरा घूमना शुरू हो जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। शुरुआत लास्ट गेम में स्टार्ट हुए मिंगल से ही होती है। यहाँ पर मिंगल की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ढेर सारे जो भी कंटेस्टेंट बचे हुए थे उन सभी को उस चक्रे पर खड़ा कर दिया जाता है और फिर उन्हें ये रूल्स बताए जाते हैं कि आपको कोई भी एक रैंडम नंबर दे दिया जाएगा, वो कोई भी हो सकता है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, और फिर जो नंबर बताया जाए आपको उस काउंटिंग के हिसाब से एक जोड़ी बना करके सामने दिखने वाले रूम के अंदर घुसकर उसे लॉक कर देना है। और इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड, और जो भी इंसान 10 सेकंड्स के अलावा बाहर छूट गया तो वो आ जाएगा सोल्जर्स के चंगुल में। और अब जैसे जैसे नंबर्स बोलते जाते हैं वैसे वैसे लोग गुट बना करके अंदर कमरों में छुपते जाते हैं। कभी नंबर आता है 10 तो कभी 3 तो कभी 4, और ऐसा करते करते मौत का एक खेल चलता जाता है। एक बार को तो पुजारन को ये लोग धक्का मार करके बाहर ही छोड़ गए थे, जहाँ पुजारन ने इन सभी को मौत की बद्दुआ दे दी थी। जब ये सभी लोग रूम में छिपे होते हैं तो बाहर जिन्हें भी गोलियां मारकर लाशें बिछाई जा रही होती है, तो पीछे से जो जीरो वाले यानी कि सर्कल शेप वाले सोल्जर्स होते हैं वो आते हैं, इन्हें उठा करके कॉफिन में डालते हैं और उनकी बॉडीज को जलाने के लिए या फिर जो सही बॉडीज है उनमें से ऑर्गन निकलवाने के लिए ले जाते हैं ताकि कचरा साफ हो सके। और जब ये लोग अपने रूम से बाहर आते हैं तो बाहर मौत का मंजर यानी कि पड़ा हुआ खून देख पाते हैं। फिर अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इन्हें मिंगल यानी कि उस घोड़े के चक्र के बीच में आकर के खड़ा हो जाना है। कम से कम 20 या 25 सेकंड तक एक घोड़े का खेल यूं ही घूमेगा और फिर रैंडमली कोई भी एक नंबर बता दिया जाएगा। अब इस बार नंबर मिलता है 2 और सभी लोग 2-2 के जोड़े बना करके रूम में छिपने की कोशिश करते हैं। मगर जिस रूम के अंदर जुंगबे और हान आए होते हैं वहां पर ऑलरेडी एक शख्स बैठा होता है। अब कहीं 10 सेकंड खत्म होने पर, दरवाजा बंद होने पर अगर रूम में या तो कम या ज्यादा लोग उस गिनती के थ्रू आ जाते हैं तो भी ये सोल्जर उन्हें गोली मार दिया करते थे। तो यहाँ पर हान क्या करता है कि जो तीसरा एक्सेस बंदा होता है उसी का ही गला मोड़कर उसे जान से मार डालता है, ताकि अगर 2 लोगों की काउंटिंग है तो सिर्फ उस रूम में 2 लोग ही रहें, एक्सेस ना हो। मगर इस हादसे को देख करके जुंगबे पूरी तरीके से डर चुका था और फिर मरे हुए लोगों को ले जाया जाता है कॉफिन में जलाने के लिए। हालांकि जो लोग सही होते हैं उनके कॉफिन को खाली जला दिया जाता है और बॉडी में से ऑर्गन
निकलवा दिए जाते हैं। और ये जो बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन निकलवाने का काम था ये इलीगल वे में चल रहा था, यानी कि इसमें स्क्विड गेम वालों के रूल्स का कोई लेना देना था ही नहीं। उनके हिसाब से जितनी बॉडीज उतने कॉफिन यहाँ पर आ चुके थे, जो भी मर गया उसे कॉफिन में जला दिया जाएगा। मगर कुछ गार्ड्स जो कि ज्यादा होशियार थे, उन्होंने डॉक्टर के साथ मिलकर के बॉडी ऑर्गन्स का नया धंधा ही करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ड्रोन की मदद से जुनबे अपनी पूरी टीम को अलग अलग आइलैंड को ढूंढने पर लगा देता है। तभी इन्हें एक पहाड़ी पर किसी एक दरवाजे के होने की आहट आती है, तो ये सभी वहां पर जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग भी इस खेल को जीत कर बच कर के वापस आ चुके थे, वो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। यहाँ पर हम उस पुजारन को भी देख पाते हैं और वो कहती है कि तुम लोग इस बार भी बच गए, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए जो मौत की बद्दुआ मांगी है, नेक्स्ट टाइम तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इन लोगों की जो 5 की टीम थी, ये लोग भी सोचने लगे थे कि चलो इस बार तो हम मौत के मुंह से बचकर आए हैं, मगर ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। इस बार की जो वोटिंग होगी, हमें कैसे भी करके इस पूरे के पूरे गेम को रुकवाना ही होगा, ताकि जितने लोग बचे हैं कम से कम वो तो अपनी जान को बचाकर अपने परिवार के पास वापस पहुंच पाएं। और अब जैसा कि ये वाला खेल का नया रूल इस बार ही ऐड ऑन किया गया था कि हर खेल के बाद में वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जहां पर बचे हुए सारे के सारे कंपेटिटर्स या तो खेल के पक्ष में या विपक्ष में वोट कर सकते हैं। तो इस बार भी जब सभी लोगों से वोट डालने की बारी आती है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपना अपना वोट डालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जुनबे की टीम को देख पाते हैं, जो कि एक छोटी टुकड़ी उस आइलैंड की ऊंचाई पर जो एक गेट बना हुआ था उसे चेकआउट करने के लिए पहुंची होती है। मगर जैसे ये लोग उस गेट को खोलते हैं, वहां एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें करीब 5 लोग घायल हो जाते हैं। और ये धमाका इतना जोर का था कि नीचे बोट में बैठी टीम भी इसे सुन पा रही थी। हालांकि बोट पर मौजूद इन लोगों को विश्वास नहीं था कि हमारे इतने लोग घायल हो जाएंगे, इसलिए ये लोग सबसे पहले हॉस्पिटल जाना सही समझते हैं और फिर नेक्स्ट डे बड़ी टीम के साथ यहाँ वापस लौटने का डिसाइड करते हैं। मीनवाइल यहाँ वोटिंग हो जाती है, मगर वोटिंग टाई हो जाती है। और गेम के ये रूल थे कि अगर वोटिंग टाई हो जाती है तो एक दिन बाद में दोबारा वोटिंग होगी। और अब आज तीसरे दिन इनका खाना तो पिछले दिन से भी कम था। सिर्फ इन्हें एक सुशी का पैकेट और एक कोको कोला पकड़ा दी जाती है, और जानबूझ के सुशी के पैकेट में इन्हें एक फोर्क यानी कि कांटे वाला चम्मच दिया गया था, और जानबूझ कर ही इन्हें कोको कोला यानी कि कांच की बोतल दी गई थी, ताकि मार कुटाई के टाइम पर ज्यादा लोग घायल हो जाएं और टीम के लोग कम हो जाएं। इस कांटे को देख करके सियोंग समझ गया था कि अब खेल में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। वहीं सीन शिफ्ट होता है बाथरूम में, जहां पर थैनोस, थुकबे और बाकी के लोग आकर के मियोंग के गले चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि साले तूने लास्ट टाइम मुझे धक्का मारा, मेरी जान लेने की कोशिश करी, अगर मैं टाइम पर उस रूम के अंदर ना पहुंचता तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। तू क्या चाहता है बे? मेरा पैसा तुझे देने की औकात नहीं है क्या, या फिर सारा का सारा खुद हड़प लेना चाहता है? तुझे तो मैं अब भी बताऊंगा। और तभी इनके बीच में एक धड़ाधड़ फाइट होना शुरू हो जाती है। मगर ट्विस्ट तब आता है जब मियोंग के हाथ पड़ा चाकू, या फिर कहें कि मियोंग के हाथ पड़ा कांटे वाला चम्मच सीधा थैनोस के आर पार हो जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। शुरुआत में वही मार कुटाई दिखाई जाती है जहां पर सीजन 2 का एपिसोड 6 एंड हुआ था। सभी लोग आपस में भिड़ चुके थे, जिनके भी हाथ में कांटे वाले चम्मच थे, हर कोई उससे खूनम खान मचा रहा था। और अब तो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मियोंग जैसे सीधे साधे इंसान ने थैनोस जैसे कुत्ते को मौत की घाट उतार दिया था। वहीं थुकबे उसके गले से वो ताबीज लेकर भाग जाता है, जिसके अंदर वो नशे की गोलियां थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है मेन हॉल में, जहां पर उस पिगी बैंक के अंदर धड़ाधड़ पैसा गिरता जाता है। यानी कि इस वक्त 5 लोग उस लड़ाई कुटाई के अंदर मारे गए थे। इस गिरते हुए पैसे को देखकर हर कोई शॉक था। और फिर जो बचे हुए लोग अपनी टीम के अंदर वापस आते हैं तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं कि इन एक्स वालों ने ओ वालों पर हमला किया, और ओ वाले कहते हैं कि इन एक्स वालों ने हमारे ऊपर हमला किया, ताकि नेक्स्ट डे की वोटिंग के अंदर ये लोग जीत सके। क्योंकि अगर ओ वाले ये वोट को जीत गए तो गेम कंटिन्यू रहेगा, यानी कि ये मौत का खेल आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अगर एक्स वाले जीत जाते तो ये जितना भी पैसा है सभी लोगों में बराबर बढ़ जाता और ये लोग अपने आराम से घर पहुंच जाते। वहीं दूसरी तरफ हम जुनबे के कैप्टन को देख पाते हैं। अब यहाँ पर एक चाल हो जाती है। वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, रात में बैठ करके ड्रोन की फुटेज को डिलीट कर रहा था कि तभी ड्रोन कैप्टन ने उसे देख लिया और पूछ लिया कि भाई आखिर इतनी रात को बारिश में तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो कैप्टन बताता है कि ये ड्रोन जो होता है पता नहीं है चलता कैसा है, मैं तो बस इसे चेकआउट कर रहा था। कि तभी उसको मालूम चल जाता है
है कि ये बंदा उसे तोड़ ताड़ कर अंदर की रील अलग कर रहा था कि तभी इनके बीच में ठुकाई पिटाई शुरू हो जाती है। और अब शिप का कैप्टन है तो ऑलरेडी दम बंदा रखता था तो वो उसे उठा करके शिप से ही बाहर फेंक देता है। इसी वक्त मिस्टर किम भी जाग जाता है और पूछता है कि क्या किसी के गिरने की आवाज आई। तो यहाँ पर कैप्टन बताता है कि नहीं, लहरें बहुत ज्यादा तेज है, पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा ही चल रहा है, तो कुछ प्लास्टिक का सामान गिर गया होगा, दैट इज वाई तुम्हें लग रहा था कि कोई गिर गया है या उसकी आवाज आई है। तुम आराम से जाकर के सो जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि कल बहुत सारा काम जो करना है। वहीं सीन शिफ्ट होता है बाकी सभी कंपेटिटर्स पर जो कि अभी डरे हुए थे, क्योंकि अगले दिन की वोटिंग क्या होने वाली है हर कोई ये सोच करके डर रहा था। इसी बीच जो मैनेजर था यानी कि ब्लैक मास्क वाला ओनर, वो अपने सभी लोगों को कह देता है कि एक स्पेशल गेम के लिए तैयार हो जाओ, ये एक स्पेशल टास्क है। अब ये स्पेशल टास्क बेसिकली ये था क्योंकि इस रात को इन लोगों के हाथ में जो चाकू छुरे पकड़ा दिए गए थे, कांच की बोतलें आ चुकी थी, तो इन्हें इस बात की श्योरिटी थी कि डेफिनेटली ये रात को लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे, एक दूसरे के माथे फोड़ेंगे। तो सोल्जर्स का स्पेशल टास्क ये था कि 1 घंटे तक बंदूक लेकर के भले ही खड़े रहो दरवाजे पर, मगर जब तक सामने से ऑर्डर नहीं आता तब तक दरवाजे को खोल करके उनकी लड़ाई को रुकवाना नहीं है। क्योंकि इनका मकसद था जितने कम से कम कंपेटिटर्स होते जाएं उतने कम करवा दे, ताकि आगे आने वाले गेम्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। मगर इतना भी इंतजार नहीं करना था कि सारे के सारे ही लोग आपस में लड़ भिड़ कर मारे जाए। दैट इज वाई यहाँ पर ये सारे के सारे सोल्जर्स तैयार हो गए थे। अब ये जो भी बातें चल रही थी, जो भी डिस्कशन उस मैनेजर के दिमाग में चल रहा था, वैसा ही कुछ यहाँ पर माइंड चल रहा था सियोंग का भी। और वो ये सोच रहा था कि हम अब एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिससे ये सारे कंपेटिटर्स तो क्या, सोल्जर तो क्या, वहां तक कि फ्रंटमैन का भी दिमाग घूम जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ये करेंगे कि जब रात को लफड़ा होगा तो हम में से 8-10 लोग सिर्फ और सिर्फ गिरने पड़ने की एक्टिंग करेंगे, नीचे हॉल में ही गिरे रहेंगे। और जब ये लोग अंदर आ जाएंगे तो हम चालाकी से उन्हें मार मुरा करके उनकी बंदूक हथियार लेंगे और कुछ को तो वहीं ठोक भी देंगे। और फिर उन्हीं गन्स की मदद से जाकर के मैनेजर को पकड़ लेंगे और उसे ये गेम खत्म करने के लिए उपसाएंगे। हालांकि इस काम में 5-10 लोगों की कुर्बानी तो जरूर होगी, मगर अगले दिन होने वाले 150 से 200 लोग बच जाएंगे। और इसी के साथ इस घातक खेल की शुरुआत होती है। जैसे ही रात होती है तो थर्मल डिटेक्टर वाले कैमरा एक्टिवेट हो जाते हैं और जो बाकी बचे लोग जिनके हाथों में कांटे वाले चम्मच थे, वो बदला लेने के लिए रात को ओ वालों में भिड़ जाते हैं। और जैसे ही ओ वालों पर हमला होता है तो वो भी एक्स वालों में भिड़ बढ़ा करके धनाधन कुटाई पिटाई शुरू कर देते हैं। मगर यही तो सियोंग की चाल थी। जब 1 घंटा हो जाता है, मार कुटाई में करीबन 12-13 लोग मारे जाते हैं, तो पिंक सोल्जर्स आकर उन सभी को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। और यही मौका पाकर के सियोंग और उसकी टीम उन सभी पिंक सोल्जर्स में भिड़ जाती है और उन्हें मार कुटाई करके उनकी सारी गन्स, मैगजीन्स, उनके एक्स्ट्रा बुलेट्स वगैरह खुद रख लेती है और वहां के कैमरास भी फोड़ देती हैं ताकि मैनेजर कुछ भी वहां का विजन ले ही ना पाए। और फिर ये सभी डिसाइड करते हैं कि इनके पास में जितनी भी गन्स हैं ये उसका सहारा लेते हुए एक टीम बनाएंगे और आगे मैनेजर के पास जाकर जितने भी सोल्जर्स टपका सकेंगे उन्हें टपकाएंगे और गेम को खत्म करने के लिए उन पर जोर डालेंगे। तो इनकी टीम में कुछ लोग जिन्हें बंदूक चलानी आती होती है वो तो मिल जाते हैं और जिन्हें नहीं भी आती होती है तो भी वो सपोर्ट और बैकअप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसा कि अपनी फौजन यानी कि ट्रांसजेंडर बंदा, वो तो पहले ही ऑलरेडी फौज में था, तो वो भी गन चलाना इन्हें सिखा डालता है, बताता है कि कैसे मैगजीन चेंज होती है, गोलियां कैसे रिलोड करी जाती है, बंदूक को टारगेट पर किस तरीके से एम करते हैं, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देने के बाद में इन 10 जिलों की टीम निकल पड़ती है मैनेजर को ठोकने के लिए। अब यहाँ पर पूरे सीजन का वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीक्वेंस आता है। ये सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने कभी मतलब कि साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार या कभी जंग में जब होंगे तब बंदूक चलाई होगी, इन सभी सोल्जर्स से भिड़ पड़ते हैं। ये वो सोल्जर्स थे जो कि डेली गन्स के साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। अब इन सभी के बीच में एक धाकड़ फाइट होना शुरू हो जाती है, हर कोई एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगता है। मगर ये जो सारी एक्टिविटी थी हान चुपके से खड़े होकर नोटिस कर रहा था। इन बिटवीन ये दिखाया जा रहा था सारी की सारी पब्लिक को कि हान जो बंदा है वो इंटरनली मतलब दिखाई तो ऐसा पड़ रहा है कि है तो इन सभी कंपेटिटर्स के साथ में, मगर इंटरनली वो काम तो अल्ट्रा रिच लोगों के लिए ही कर रहा है, बिकॉज ही इज द फ्रंट मैन। अब अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट वाले सीजन के अंदर जिसको फर्स्ट नंबर मिला था यानी कि वो चिचा, तो चिचा का जो 001 था वो तो 1 साल के बाद में मारा गया था, उसकी हालत खराब थी। वहां जब वो मरने की हालत में था तो उसने अपने पास में सियोंग को भी बुलवाया था। उस दिन वहां पर फ्रंटमैन भी खड़ा था। तो अब जाहिर सी बात है वो मर गया तो उसकी जगह किसी को तो लेनी पड़ेगी। दैट इज वाई यहाँ पर 001 हान ने ले लिया और वो खुद ही इस गेम के अंदर उतर आया। तो अब यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं सियोंग और जुंगबे कि ये लोग आगे जाएंगे, मैनेजर
का मास्क उठाएंगे और फिर सीधा हेडक्वार्टर्स में पहुंचकर फ्रंटमैन को ठोक देंगे। मगर यहाँ इन्हीं के साथ गड़बड़ हो जाती है। जिस हान पर इन लोगों ने भरोसा किया था वो इनके पास ना ही गन्स पहुंचवाता है ना ही सप्लाईज पहुंचवाता है। इनका टाइम धीरे धीरे करके वेस्ट करने लगता है। इन बिटवीन यहाँ पर ये तेहो को बोलते हैं कि जाकर के रूम में से जो हमने एक्स्ट्रा गन्स, मैगजीन्स, बुलेट वगैरह रखी होती है वो लेकर के आ। अब ये बंदा चला तो जाता है मगर धड़ धड़ाधड़ गोलियों की आवाज सुन करके इसकी भी फट जाती है और ये वापस आता ही नहीं है। अब जहाँ एक तरफ बाकी टीम मेंबर्स की गोलियां खत्म होने लगती है, वहीं दूसरी तरफ जुंगबे और सियोंग की भी गोलियां खत्म होने लगती है। वो इन लोगों का सामना करने में असफल होने लगते हैं। इन्हें बार बार मैगजीन की नीड बढ़ती ही जा रही थी और ऊपर से अब तो हान ने भी पीछे से आकर के उनके बाकी के लोगों को टपका दिया था और अब बारी थी सियोंग की। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो बेसिकली ये जो सीजन 2 का एक जो 7th एपिसोड को खत्म करने का एक क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी गई है कि इसका सीजन 3 आएगा और बाकी के एपिसोड्स सीजन 3 से कंटिन्यू होंगे। यानी कि सीजन 3 में जो बाकी के बचे हुए गेम्स हैं कि कैसे एक लास्ट बंदा 456 बिलियन वोंग तक पहुंचता है, उसकी कहानी 3rd सीजन में कंटिन्यू होगी। अब यहाँ पर कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, वो जो शिप का कैप्टन था जो कि पिछले 3 साल से जुनहो को अपने साथ लेकर के घूम रहा था, मुझे कहीं ना कहीं उस पर शक है कि वो इन्हीं लोगों का बंदा हो सकता है और जुनहो को हर बार गलत आइडिया दे करके या गलत ट्रैक पर ले जा करके हर बार गलत आइलैंड पर ले जाता होगा ताकि कभी असली वाला आइलैंड आइडेंटिफाई हो ही ना पाए। ये मुझे एक इसका हिडन फैक्ट लग रहा है। दूसरा हिडन फैक्ट हो सकता है कि ये जो पुजारन है ये भी कहीं ना कहीं इनकी टीम के साथ मिली हुई हो सकती है। एंड द रीजन बीइंग इज दैट सीजन 1 के अंदर जो अपना बुढ़ाऊ था यानी कि चेचा, वो हमेशा ऊपर बैठ करके इन सभी पर नजर रखता था कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और सीजन 2 में ये पुजारन सबसे ऊपर वाले पलंग पर बैठ करके सभी पर नजर बनाए रख रही थी। तो काइंड ऑफ ये भी इनके साथ मिली हुई हो सकती है। और तीसरा वाला हिडन फैक्ट तो अपना हान खुद ही है, क्योंकि उसने सन 2016 में ऑलरेडी ये गेम यानी कि स्क्विड गेम जीत लिया था। उसके पास में भी 456 बिलियन आए थे मगर पैसों के लालच ने उसे अंधा कर दिया। दैट इज वाई अब वो गेम का फ्रंटमैन बन करके इन सभी गेम्स को बनाया और एंजॉय करवाया करता था बड़े अल्ट्रा रिच लोगों को। और इस एपिसोड की एंडिंग में मतलब एक द लास्ट मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि इस बार सिर्फ वो गुड़िया ही मोशन डिटेक्टिंग सेंसर वाली नहीं बल्कि एक गुड्डा भी आएगा जो कि इनकी बैंड बजा देगा। सो गाइज लिटरली आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द 3rd सीजन। आपका इस पर क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।